हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में आने वाले यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए जो साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। और सारे जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे, और उनसे संबंधित जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम लोग सारे कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आज से आपको डेली वीडियो यूपीएससी के बारे में मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन हमारा है, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? विरूपण, डिस्टोरेशन, या फिर मीटर, एमीटर, एनीमोमीटर, या फिर माइक्रोवेव पावर मीटर। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एमीटर। एमीटर वह उपकरण है जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब उपकरण श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो धारा समान रहती है तथा एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, क्योंकि क्रम में अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ने पर रीडिंग बदल जाती है और इसका प्रतिरोध कम होने के कारण इसमें बहुत कम प्रतिरोध वाला गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ओसांक। क्या कहते हैं उसको? ओसांक कहते हैं। अब जैसे कि बताया गया है, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू हो जाता है उसे ओसांक कहते हैं। जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घाव तथा पौधों की पत्तियों के ठंडे सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होती है, उसे ओस कहते हैं। ओस के बनने के लिए आवश्यक है कि ओसांक जमाव बिंदु के ऊपर हो। वायु की सापेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि वायु की जो सापेक्षिक आर्द्रता है या फिर आर्द्रता को किसमें मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जिसमें वर्षा के पानी का इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है। रेन गेज, पायरानोमीटर, रेन मीटर, या फिर एनीमोमीटर। तो बात की जाए वर्षा को मापने के लिए जो यंत्र होता है उसे कहते हैं रेन गेज। क्या कहते हैं इसको? रेन गेज कहा जाता है। अब जैसे कि बताया गया है, पायरानोमीटर एक प्रकार का एक्टिनोमीटर है जिसका उपयोग एक तलीय सतह पर सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर पृथ्वी तल पर वायु के वेग को मापता है। और वर्षा के मापने के लिए जो यंत्र होता है उसे कहते हैं रेन गेज। एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? घनत्व, दूरी, समय, प्रकाश की तीव्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी। क्या मापता है? दूरी मापता है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा कर लेता है। यह इकाई मुख्यतः लंबी दूरियों या दो तारों या गैलेक्सी जैसे अन्य खगोलीय वस्तुओं के बीच की दूरी मापने में प्रयोग की जाती है। इसकी अधिमान्य इकाई पारसेक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 0.3066 पारसेक के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है जो कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होता है और जल में नहीं घुलता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दंतवल्क, न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो बात की जाए मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ जो होता है और कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होता है उसे कहते हैं दंतवल्क। क्या कहते हैं? दंतवल्क। अब यहाँ पे बताया गया है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ दंतवल्क है। यह दांतों की सुरक्षा करता है और एक कठिन आवरण के रूप में कार्य करता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट विशिष्ट यौगिक है जो सभी सजीव कोशिका में ऊर्जा का वाहक एवं संग्राहक है। यह एक कार्बनिक यौगिक है। प्रकृति में इनकी संख्या 10 लाख से भी अधिक है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड फास्फेट समूह से मिलकर बने अणु होते हैं। ये डीएनए और आरएनए के बुनियादी निर्माण खंड हैं। डीऑक्सीराइबो
न्यूक्लिक एसिड अणुओं का एक समूह है जो माता पिता से वंशानुगत गुणों या आनुवंशिक जानकारी को उनके संतानों तक ले जाने और स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है, निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर नीति आयोग? तो बात की जाए निर्यात तत्परता सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, निर्यात तत्परता सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट 2020 में गुजरात ने टॉप किया, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु। ये इसका मतलब नहीं है ये 2020 में किसने टॉप किया था। एक्सपोर्ट प्रिपेरेडनेस इंडेक्स में 4 स्तंभ जैसे कि नीति, व्यवसाय, परितंत्र, निर्यात परितंत्र, निर्यात निष्पादन शामिल है। वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं तथा उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गतिविधि को क्या कहा जाता है? जिगजैग गतिविधि को कहते हैं द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी जो गतिविधि होती है उसको कहते हैं ब्राउनी गति। क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती क्या कहलाती है? विसरण, संघनन, वाष्पीकरण या फिर ऊर्ध्वपतन? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदें परिवर्तित होती है उसे कहा जाता है संघनन। उसको संघनन कहा जाता है। अब जैसे कि बताया गया है, जब जल वाष्प पुनः पानी में बदल जाती है तो इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। हवा में विभिन्न कारणों से जब ताप या ऊष्मा की मात्रा कम हो जाती है तो संघनन प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है? तापमान और दाब में यादृच्छिक वृद्धि, शीतलन, तापमान में वृद्धि या फिर तापन? तो वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है शीतलन। क्या होता है? शीतलन होता है। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, वाष्पीकरण के फलस्वरूप शीतलन होता है क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तरल से गैस में परिवर्तित होने पर अणुओं द्वारा ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है और इसमें मूल सतह पर शीतलन होता है। गर्मी के दिनों में पसीने के वाष्पीकरण से महसूस होने वाली ठंडक शीतलन का उदाहरण ही है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को कहा जाता है संवहन। क्या कहते हैं? संवहन कहा जाता है। अब जैसे कि बताया गया है, पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल में तापमान का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापमान की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। जब वायुमंडल की निचली परत भौमिक विकिरण से गर्म हो जाती है तो उसकी वायु फैलती है, जिसके कारण उसका घनत्व कम हो जाता है और वह ऊपर उठती है। ऊपर की ठंडी हवा उसका स्थान लेने नीचे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस पदार्थों में ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? ऊष्मारोधन, विकिरण, संवहन या फिर चालन? ठोस पदार्थों में जो ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है वह होती है चालन के द्वारा। किसके द्वारा? चालन के द्वारा। अब जैसे कि बताया गया है, ठोस पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया को चालन के रूप में जाना जाता है। उदाहरण बताया गया जैसे कि धातु के रॉड के एक सिरे को गर्म करने पर हमें दूसरे छोर पर गर्म का अनुभव होता है, तो यह किसके द्वारा होता है? चालन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, ध्रुव या फिर वक्रता त्रिज्या? इसे कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव कहा जाता है। अब जैसे कि बताया गया है, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है और एक गोलाकार दर्पण एक दर्पण है जिसकी परावर्तन सतह कांच के खोखले क्षेत्र का एक हिस्सा है। दर्पण का एक पक्ष अच्छी तरह से पॉलिश और परावर्तनीय होता है
और दर्पण का दूसरा पक्ष अपारदर्शी अक्सर लाल रंग में होता है। और गोलाकार दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। गोलाकार दर्पणों द्वारा निर्मित छवि वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान क्या है? मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली ने। अब जैसे कि बताया गया है, कणों की तरंग प्रकृति की परिकल्पना डी ब्रॉगली द्वारा स्थापित की गई है, जिसे डी ब्रॉगली सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थों में तरंगों जैसी प्रवृत्ति होती है और उनकी तरंग दैर्ध्य उनके आवेग के व्युत्क्रमानुपाती तथा आवृत्ति उसकी गतिज ऊर्जा के समानुपाती होती है। अन्य शब्दों में इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार करता है और इसकी तरंग दैर्ध्य को गतिज ऊर्जा से नियंत्रित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई होती है टेस्ला। क्या होती है? टेस्ला होती है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, चुंबकीय चालक घनत्व का मात्रक टेस्ला, प्रतीक टी है। अर्कसीजीय पद्धति के अंतर्गत ऊर्जा का मात्रक है। न्यूटन बल का मात्रक है। 1 किलोग्राम के पिंड को 1 मीटर प्रति सेकंड से गति से त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा को 1 न्यूटन कहा जाता है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का एसआई पद्धति में मात्रक है और 1 टेस्ला 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। अब यहाँ पे बताया गया है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर है। 1 कूलाम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर धारा कहेंगे। द्रवों को घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर, वेवामीटर, यूडियोमीटर या फिर पिकोनोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पिकोनोमीटर का। अब जैसे कि बताया गया, एनीमोमीटर जो यंत्र होता है वायु का वेग मापन के लिए होता है। यूडियोमीटर गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन, पिकोनोमीटर द्रव घनत्व, वेवामीटर मिट्टी का यांत्रिक गुण। शक्ति की भौतिक मात्रक वीमा क्या होती है? m की पावर -1, l की पावर स्क्वायर, l की पावर 2 और t की पावर -3। अगला प्रश्न दिया गया है, दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? बेलनाकार लेंस से। किससे? बेलनाकार लेंस से। अब जैसा कि बताया गया है, आंख के कार्निया में लेंस के अनियमित आकार से दृष्टि वैषम्य उत्पन्न होता है। यह दोष नेत्र में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वक्रता में अंतर आ जाने के कारण उत्पन्न होता है। इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक से देख पाता है परंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता है, या फिर नेत्र ऊर्ध्व दिशा में ठीक से देख पाता है परंतु क्षैतिज दिशा में नहीं देख पाता है। इसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? फ्रैंक व्हिटल के द्वारा आविष्कार किया गया था जेट इंजन का। जेट इंजन का।